दोस्तों, चांद हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। जब से धरती पर इंसान का जन्म हुआ है, तब से ही वो इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगा हुआ है। सालों पहले से इंसान की यही ख्वाहिश रही है कि वो चांद पर जाए और वहां जाकर देखे कि चांद पर आखिर क्या है। वहीं इंसान ने अपना ये सपना पूरा भी किया जब नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर इसकी जमीन को जाकर देखा। चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे। नासा का यह अपोलो मून मिशन सफल रहा, जिसने इतिहास रच दिया। लेकिन नासा के लिए सब करना बहुत मुश्किल था। आज के समय में हमारे पास तकनीक बहुत विकसित हो गई है, लेकिन तब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। लेकिन फिर भी नासा ने कड़ी मेहनत के साथ इस मिशन को अंजाम दिया। इस वीडियो में मैं आपको चांद से जुड़े इस मिशन अपोलो के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं जानी होंगी, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन खास बातों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा हो गया था जिसके चलते नील आर्मस्ट्रांग धरती पर लौट ही नहीं पाते। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह हादसा होते होते बचा? इन सब बातों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से करीब 50 साल पहले अंतरिक्ष मिशन को लेकर एक इतिहास दर्ज किया गया। 16 जुलाई 1969 के दिन नासा सहित दुनिया के सारे देशों की नजर आसमान में टिकी थी। इसी दिन नासा अपने मिशन के तहत चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा था। नासा समेत पूरी दुनिया बहुत ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि चांद पर इंसान के कदम रखने का सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन इसके साथ ही स्थिति थोड़ी गंभीर भी थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया था और एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती थी। वहीं 26 जुलाई 1969 के दिन की सुबह मिशन अपोलो लॉन्च किया गया। इस मिशन में 3 यात्री जा रहे थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ माइकल कॉलिंस और एडमिन बस्ट भी चांद पर जा रहे थे। जिस स्पेस क्राफ्ट से वो जा रहे थे उसके पायलट माइकल कॉलिंस थे। वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडमिन बस्ट एस्ट्रोनॉट के रूप में बैठे थे। ये तीनों उस स्पेस क्राफ्ट के जरिए चांद पर उतरे थे। करीब 8 दिनों के सफर के बाद वो चांद पर पहुंचे। ये 24 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचे। वहीं जैसे जैसे स्पेस क्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उसकी पूरी जानकारी नासा के वैज्ञानिक धरती पर अपने सेंटर के जरिए जान पा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी की सांसें थम गईं। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर लैंड करने ही वाले थे, लेकिन उनका स्पेस क्राफ्ट तय किए गए समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। यानी कि उसकी लैंडिंग 4 सेकंड पहले होने वाली थी, जो अंतरिक्ष मिशन के तहत सही नहीं थी, क्योंकि इससे स्पेस क्राफ्ट कहीं और लैंड कर सकता था। साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना के भी चांस बन गए। लेकिन माइकल कॉलिंस ने संयम दिखाते हुए स्पेस क्राफ्ट को सही समय पर लैंडिंग कराई। वहीं जैसे ही स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर सही सलामत लैंड हुआ, धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि इस स्पेस क्राफ्ट का कंप्यूटर किसी एरर को दिखाने लगा। ये एरर 1202 थी। वहीं नील आर्मस्ट्रांग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये एरर क्यों आ रही है और ये किससे संबंधित है। तभी उन्होंने इसकी जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को भी दी। तो उन्होंने जो बात कही उसे सुनने के बाद सभी चौंक गए। वैज्ञानिकों का कहना था कि अपोलो गार्ड कंप्यूटर पर लगातार कई सारे सिग्नल आ रहे थे, जिसके कारण ये एरर आ रही थी। लेकिन नासा ने इस एरर कोड को नजरअंदाज करने को कहा। कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपनी पहले कदम को रखा, तब उनके पैरों की छाप वहां बनकर रह गई, जो आज भी चांद पर मौजूद है। इस जगह को उन्होंने ट्रको बेसिस नाम दिया। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका का झंडा फहराया, जिसके बाद ये पल इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। उसके बाद इन एस्ट्रोनॉट को जो चांद पर काम करने थे, वो पूरे ठीक तरह से किए, जिसके बाद वो चांद से धरती पर लौटने की तैयारी करने लगे। सभी को अपने मिशन के पूरे होने पर बहुत खुशी थी, लेकिन एक और मुसीबत आ गई। ये मुसीबत थी ईंधन। दरअसल चांद पर तापमान बहुत कम था, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट का ईंधन जमने लगा था। वहीं फ्यूल पंप का ईंधन जमने के कारण उस पर प्रेशर बनाने लगा था। इसे देखते हुए नासा ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो तीनों स्पेसक्राफ्ट से तुरंत बाहर निकल जाएं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। ये जानकर तीनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों को वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आप इसे एक चमत्कार ही मानिए दोस्तों, कि स्पेसक्राफ्ट का ईंधन धीरे धीरे पिघलने लगा और वो सामान्य स्थिति में आ गया।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 6 घंटे बीत चुके थे। इस दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूरे 2.5 घंटे चांद की सतह पर ही बिताए थे। वहीं अपोलो 11 चांद की सतह पर लगभग 32 घंटे खड़ा रहा था। वहीं ईंधन की समस्या जैसे ही सही हुई, वो लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन उसके बाद फिर एक मुसीबत आ गई। बताया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट के एक भाग के स्विच टूट गए थे, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में सर्किट ब्रेकडाउन हो गया था। इस नई मुसीबत से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी घबरा गए। तभी एडमिन ब्रस ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उस स्विच में पिन घुसा दी, जिससे सीक्रेट फिर से काम करने लगे। जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ चल दिया। लेकिन अभी एक मुसीबत आनी बाकी थी। कोलंबो विमान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें पहला हिस्सा कमान मॉड्यूल का था, वहीं दूसरे हिस्से में तीनों यात्री बैठे हुए थे। दूसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल का था, जिससे चांद से लाए गए कुछ सैंपल रखे गए थे। इन दोनों को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें कॉमन मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग अलग दिशा में धरती पर लैंड करना था। लेकिन मुसीबत तो ये थी कि ये अलग तो हो गए थे, लेकिन इनकी दिशा नहीं बदली। ये एक दूसरे के पीछे ही चल रहे थे। साथ ही इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर ये धरती पर टकरा जाते तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था। लेकिन फिर अंत में सारी चीजें ठीक हो गईं और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने साथियों के साथ प्रशांत महासागर में लैंडिंग की। इस मिशन की सफलता ने बता दिया कि चांद पर जाने का सपना इंसान जो धरती पर बैठकर देख रहा था, वो सच में पूरा हो गया। 24 जुलाई 1969 की तारीख और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। फिर साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। करीब आधी सदी बीतने के बाद आज तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया। लेकिन अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो फिर से चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। लेकिन यहाँ बेहद ही आश्चर्य की बात है कि आज हम तकनीक के मामले में इतने आगे होने के बाद भी चांद पर जाने में देरी क्यों कर रहे हैं, जबकि उस समय तो इतनी तकनीक भी नहीं थी। हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए, उसके बाद भी हमें वहां वापस जाने में इतना समय लग रहा है। अमेरिका साल 2028 तक चांद पर फिर से पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अपने चांद के मिशन को लेकर नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। यह स्पेसक्राफ्ट 6 महीने तक चांद का हॉलो आकार में चक्कर लगाएगा। ऑर्टिमस मिशन में इस्तेमाल होने वाला ल्यूनर गेटवे के लिए डेटा इकट्ठा करेगा। इसी के आधार पर ल्यूनर गेटवे भी चांद का चक्कर लगाएगा। 4 जुलाई 2022 को कैपस्टोन के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक अपने सौर सरणियों को तैनात किया और खुद को स्थिर कर लिया। इसने अपनी ऑन बोर्ड बैटरी को चार्ज करना भी शुरू कर दिया है। अपने पहले पैंतरेबाजी के लिए अपनी प्रणोदन प्रणाली को तैयार कर लिया था। इसने मैड्रिड में डीप स्पेस नेटवर्क 9 DSN ग्राउंड स्टेशन के साथ प्रारंभिक संपर्क बनाया। इसके बाद संचार ब्लैकआउट होने से पहले कैलिफोर्निया में गोल्डस्टोन ग्राउंड स्टेशन के साथ आंशिक संपर्क किया। इस मिशन का पहला उद्देश्यों में से एक कैप्स CAPS यानी सिस ल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम कैपस्टोन के स्वायत्त नेविगेशन सॉफ्टवेयर का परीक्षण करना है। मिशन के दौरान इसमें सवार क्यूबसैट उपग्रह पृथ्वी आधारित उपग्रहों पर निर्भर होने के बजाय अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को समझने के लिए संदर्भ बिंदुओं के रूप में नासा के ल्यूनर टोही ऑर्बिटर LRO का उपयोग करेगा। अगर सॉफ्टवेयर ऐसा करने में सफल होता है तो ये भविष्य के मिशंस को विशेष रूप से पृथ्वी आधारित ट्रैकिंग पर निर्भर किए बिना उनके स्थान का निर्धारण करने में सक्षम करेगा। नासा अपने आर्टेमिस मिशन को लेकर खासा उत्साहित है और शिद्दत से इसे सफल बनाने पर काम कर रहा है। फिलहाल नासा के इस मिशन की प्लानिंग के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक नासा का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्रू वाला एक आउटपोस्ट स्थापित करना है, जिसे चांद पर हमारा पहला फुटहोल्ड कहा जा रहा है। इस आर्टेमिस बेस कैंप को बनाने के लिए काफी चीजों की जरूरत होगी, जैसे एस्ट्रोनॉट्स को साइट पर घूमने के लिए एक बिना दबाव वाला रोवर और सतह पर रहने के लिए घर। इसके अलावा संचार, बिजली, रेडिएशन शील्डिंग, वेस्ट डिस्पोजल और स्टोरेज की जगह जैसे बहुत सारी बुनियादी ढांचों की भी जरूरत पड़ेगी। मिशन प्लानर ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां सौर ऊर्जा मिल सके, जहां से पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन बना रहे, और ऐसे स्लोप जिससे आसपास की छाया देने वाली स्थायी जगहों तक पहुंचा जा सके। शोधकर्ताओं का मानना है कि PSR में पानी से बनी बर्फ जमा हो सकती है। इस जगह से ऑक्सीजन और पानी जैसे संसाधन लिए जा सकते हैं। नासा की ल्यूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर 2009 से चंद्रमा का चक्कर लगा रहे हैं। इसके 3 कैमरों का शक्तिशाली सिस्टम है। ल्यूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर कैमरा LROC के रिसर्च टेक्नीशियन होली ब्राउन और उनके सहयोगी ने हाल ही में एक शोध किया, जिसके नतीजे इकैरस जर्नल में प्रकाशित किए हैं।
इस शोध में ल्यूनर पीएसआर की संसाधन क्षमता के बारे में बताया गया है। वहीं होली ब्राउन का कहना है कि शैकल्टन डी गेरलाचे रिज इलाका ही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। शैकल्टन और डी गेलार्चे क्रेटर्स के बीच का ये रिज एक बहुत ही प्रबुद्ध क्षेत्र है, जिसे नासा के भविष्य के क्रू और रोबोटिक लैंडिंग के लिए सबसे सही लैंडिंग क्षेत्र माना है। आने वाले मिशन जैसे कि आर्टेमिस 3, जो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला क्रू मून लैंडिंग मिशन है, 1972 में अपोलो 17 के बाद से ये पहली क्रू मून लैंडिंग होगी। ये मिशन 2025 या 2026 के लिए लक्षित है। कल्पना